नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर की तारीख खास तारीख है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लेकिन महात्मा गांधी के साथ साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और यह नारा जो है, आज तक इस नारे को देश भूला नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हिंदुस्तान को, भारत के लोगों को जोश दिलाना होता है, उनकी रगों में ऊर्जा का संचार करना होता है, तब लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा है ये गुंजाया जाता है। कहा जाता है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, आप जानते हैं कि जय जवान यानी भारत के सैनिकों को समर्पित, और जय किसान भारत के किसानों को समर्पित। और देश में किसान और जवान जो है, देश के लिए कह सकते हैं, देश में एक तरह से जो देश की अर्थव्यवस्था है या देश की सुरक्षा है, या फिर देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी का काम है वो जवान और किसान करना है। क्योंकि किसान एक तरफ से अनाज पैदा करते हैं, जिस अनाज के कारण भारत अनाज में कैसे आत्मनिर्भर हुआ, और जब अनाज में आत्मनिर्भर हुआ तो भारत अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्योंकि अगर जो देश भूखा रहेगा वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो किसानों ने इस देश के लिए भरपूर जो है अनाज की पैदावार की। तो जवानों ने सीमाओं पर भारत की जो सीमाएं थी उनकी हिफाजत की, हमारी अपनी हिफाजत की। और देश में आप जानते हैं, इस वक्त हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में जय जवान और जय किसान का नारा आज खूब गूंजा। क्योंकि आज 2 अक्टूबर थी, तो जाहिर सी बात थी, जो तमाम नेता गए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। और पूरा हरियाणा चुनाव अगर मैं कहूं तो मोटे तौर पर विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष जय जवान जय किसान जय पहलवान, इन मुद्दों पर ये नारा, इस नारे पर, नारा तो ऐसे नहीं दिया, लेकिन बता रहा हूं इन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ता रहा। किस तरह से पहले पहलवानों का जो आंदोलन था उसको एक मुद्दा बनाया गया, विनेश फोगाट और उसके बाद बजरंग पूनिया की चुनाव में एंट्री कराई गई, और उसके बाद जब है अब जवानों के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर खूब जमकर राजनीति हो रही है। चुनाव में किसानों की याद की जाए, जवानों की याद की जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं खास तौर से बात किसानों के मुद्दे पर आज करना चाहता हूं। क्योंकि किसानों की आजकल खूब जय जयकार हो रही है, चुनाव के समय है इसीलिए जय जयकार हो रही है। सब पार्टियां, सब पॉलिटिकल पार्टियां किसानों से वायदे कर रही हैं, किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी जब सरकार में थी और हम जब सरकार में हैं, और हम जब सरकार में आएंगे तब हम किसानों के लिए क्या क्या करेंगे, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे करे जा रहे हैं। लेकिन इसका रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि चुनावों में जो वादे किए जाते हैं, खास करके किसानों से जो वादे किए जाते हैं, उन वादों में कितना दम होता है। 2 टूक में आज हम किसानों को लेकर जो चुनावी वादे होते हैं या हो रहे हैं हरियाणा में, खास करके हरियाणा के संदर्भ में, उसका रियलिटी चेक करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों का एक बैकग्राउंड है, उस पर भी बात होनी चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है वो किस तरह का इतिहास लेकर, और वो भी इन मुद्दों पर, जैसे किसानों के मुद्दे पर आपका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, खास करके जो किसानों के मुद्दे हैं जो हरियाणा में उठ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि कैसे नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जब जा रही हैं चुनावी सभा में, तो वो किसानों की खूब बात कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचे, तो आज बाकायदा वो हल लेकर ही चुनावी मैदान में जो है अपनी रैली में हल लेकर खड़े हो गए। किसानों को लुभाने का एक दरअसल ये सीधा सीधा शगुफा ही है। क्या किसानों के मुद्दे को लेकर कितने गंभीर है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज वो हल लेकर पहुंच गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब हरियाणा जा रहे हैं तो वो भी किसानों की बात कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा जो किसानों को लेकर जो बार बार उठ रहा है, वो जो किसान आंदोलन चल रहा है इस वक्त तो आप कहेंगे कहाँ आंदोलन चल रहा है। दरअसल जो आंदोलन चला था, अभी भी शंभू बॉर्डर पर जो है बहुत सारे लोग दिल्ली में घुसने के इंतजार में बैठे हैं। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैसी उनकी सरकार आएगी, हरियाणा में बनेगी, वो शंभू बॉर्डर खोल देंगे और आंदोलनकारियों को दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता दे देंगे। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन आंदोलनकारियों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा रखी है।
तो किसानों के मुद्दों को कहीं ना कहीं गरमाने की कोशिश चल रही है। जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने जो कृषि कानून थे वापस लिए, उस आंदोलन की भी याद बार बार दिलाई जा रही है। उन सब पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, हरियाणा में चुनाव हैं। तो चलिए, हरियाणा का चुनावी घमासान और जय जय किसान, इसी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा कुछ बयान सुन लेते हैं। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए, अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों के रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलिए। कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये 2 ही लोग फले फूले हैं, जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी ना, हर किसान कहता है ये तो 2 रुपया मुआवजे वाली बड़ी आफत आई, और किसानों के घर में चेक पहुंचा क्या? 2-2 रुपया का चेक। और उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपये का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा होती है तो सही मुआवजा देती है। साथियों, आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपने भाषणों में किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, तो वही राहुल गांधी जब किसानों की बात करते हैं तो अपने चिर परिचित अंदाज में वो अडानी और अंबानी का नाम लेना नहीं भूलते। और खड़गे जी ने भी आज लगता है राहुल जी की तरह जो है भाषण में उन्होंने राहुल जी से कहीं ना कहीं बड़े प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने आज बोल दिया कि आरएसएस और बीजेपी में कोई किसान है ही नहीं। खड़गे जी को ये जानकारी किसी ने नहीं दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूरा का पूरा जो
एक अनुषांगिक संगठन है भारतीय किसान संघ, जिसके संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। एक पूरा का पूरा संगठन है जो किसानों के लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी कह देते हैं कि संघ में और बीजेपी में कोई महिला नहीं होती, बिना जांच किए, बिना रिसर्च किए, वैसे ही खड़गे जी ने आज कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस में कोई किसान होता ही नहीं। बहरहाल चलिए, ये तो चुनावी भाषण थे, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत की बात करेंगे और फैक्ट चेक भी करेंगे। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, ये परिचय करवा दूँ। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ चौधरी साबित मलिक जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मेरे साथ तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। पर मैं शुरुआत करता हूं सीधा चौधरी साबित मलिक, आपसे शुरुआत करता हूं। आज किसानों की बात हो रही है, जय जवान जय किसान की बात हो रही है। हरियाणा के संदर्भ में बातें तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, सब नेता कर रहे हैं, सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो किसानों के कौन से मुद्दे जो हैं आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? देखो अशोक जी, तमाम मुद्दे, तमाम बातें हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में बोला कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। साथ उनको गलत जानकारी दी गई है। वहां पर फिलहाल जो प्रदेश सरकार खुद बोल रही है कि हम 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और 24 पर देंगे। और उसमें भी एक सरसों की फसल है जिस पर वो कहते हैं हम एमएसपी देंगे, लेकिन वो भी अभी जो बिकी थी पिछली बार 1000 रुपए एमएसपी से कम बिकी थी। मुद्दे तमाम है। पिछली बार जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ था जिसमें 700 कुछ किसान शहीद हुए थे, 48,000 मुकदमे खाली हरियाणा के अंदर दर्ज किए गए। अभी जो आंदोलन चल रहा है फिलहाल शंभू बॉर्डर पर, जिसकी आपने भी चर्चा की, उसमें 33 किसान शहीद हो चुके हैं और करीब 5,000 मुकदमे हरियाणा सरकार द्वारा किए गए। हरियाणा के पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को बोरियों में भर के पीटा गया, कूटा गया और मारा गया। दूसरा, किसान के ही बच्चे होते हैं जो आपने कहा जय जवान और जय किसान। आज हमारी देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई दूंगा। लेकिन उन दोनों को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है। किसान का एक बेटा खेत में काम करता है, देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है, और दूसरा बेटा उसका बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करता है। लेकिन इन्होंने नौकरी थी वो भी खत्म कर दिया, उसको 4 साल के लिए लिया। आपने देखा होगा हरियाणा का किसान का बेटा सबसे ज्यादा आर्मी में होता था और अब वो भी नौकरी उससे छीन ली गई है। बाकी उसकी फसलों की लड़ाई है, वो तो आप देख ही रहे, पूरा देश देख रहा कि लगातार आंदोलन चल रहे हैं और हम वही चीजें मांग रहे हैं जो हमको माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहा था किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। आज हम मांग रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? यही सारी चीजें हैं जो विपक्ष में होते हैं तो हमारे हमदर्द होते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो उद्योगपतियों के मित्र हो जाते हैं। आज भी वही स्थिति है। किसान बहुत ज्यादा बेहाल है, किसान को रोंदा जा रहा है। किसान के लिए इस सरकार ने गड्ढे खोदने का काम किया, सड़कें खोदने का काम किया, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया, किसानों को लाठी से पीटने का काम किया। वही किसान अब उसका बदला वोट की चोट से लेने हरियाणा के अंदर जा रहा है। ओके, चौधरी साबित मलिक, आप जब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मेरे इस कार्यक्रम में मुझे कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की कमी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि मतलब जो आज किसान नेता जो है बिल्कुल कांग्रेस के जो बिल्कुल कांग्रेस के भाषण, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही मेरी बात। अरे मैंने आपको बिना रोके बोलने दिया, मुझे भी बोलने की आजादी देंगे साबित मलिक जी, मुझे भी बोलने की आजादी देंगे। आपको मैंने पूरा बोलने दिया, मुझे भी बोलने की आजादी देंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस बात के लिए आपकी दाद देता हूं कि मतलब जो मुद्दे कांग्रेस के नेता उठाते हैं ना, वही ठीक वही लाइन है। मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा लाइनें बदल लेनी चाहिए ताकि आप लोग जेन्युइन किसान नेता लगे, आप लोग लगे कि आप जेन्युइनली किसानों की बात कर रहे हैं। जब आप कांग्रेस के नेता जो लाइन भाषणों में लेते हैं वही जब उठा के जब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर लगता है कि मतलब आप लोग किसानों की बात नहीं कर रहे, आप लोग दरअसल कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। और फिर मुझे सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही, और फिर मुझे योगेंद्र यादव जी की याद आ जाती है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में कहा था कि हमने तो जो है अखिलेश यादव जी के लिए पिच तैयार कर रहे थे, अब वो बॉलिंग ही अच्छे से नहीं
डाल पाए तो हम क्या करें। तो मुझे लगता है कि आप भी जो है पिच तैयार कर रहे हैं, आप जेन्युइनली किसानों की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है, और किसानों के जो जेन्युइन इशू आपने उठाए उस पर मैं खुल के बात भी करूंगा, मुझे कतई उससे एतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं थोड़ा अपनी आइडेंटिटी बना के रखिए किसान नेताओं को। मुझे लगता है ये मेरी छोटी सी सलाह है, आप लोग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन मेरी छोटी सी सलाह है। प्रदीप भंडारी वो कह रहे हैं कि भाई किसानों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल किसानों के लिए कुछ किया नहीं, और जो है अब उन्होंने एक और आंकड़ा, मैं तो 700 किसानों की जो शहादत के लोग जो आंकड़े देते हैं मैं तो उसको भी चैलेंज करता रहता हूं, लेकिन अब ये 35 और ले आए शंभू बॉर्डर पे। मुझे नहीं पता ये आंकड़ा कहाँ से लाए, लेकिन उनका कहना है कि लाठी से पीट रही है सरकार, गोली चला रही है। अशोक जी, इन्होंने कहा 40,000 केसेस किसानों पे किए गए, ये एक सरासर झूठ है। अगर ये डेटा कोट कर दे 40,000 का, मान जाऊंगा। 87 FIRs 278 केसेस में से 2022 में वापस ले ली गई थी। तो कांग्रेस पार्टी का मंत्र होता है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है अशोक जी, वहां किसानों का क्या हाल है। कर्नाटक में इन्होंने वादा किया था कि ये किसानों का मुआवजा माफ कर देंगे। 2017 में जब भी सिद्धरामैया जी ने वादा किया था, स्थिति ये है 30,000 से ज्यादा किसान जो हैं अभी तक घूम रहे हैं कि भाई हमारे मुआवजे का क्या हुआ। 126 करोड़ से ज्यादा पैसा जो अभी तक कांग्रेस ने नहीं दिया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी किसान के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जब से सिद्धरामैया जी की सरकार आई है 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी जब आएगी किसानों की बात सुनी जाएगी, कमेटी सुनाई जाएगी। सच्चाई क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने 2016 अभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। मैं आपका सब डेटा और फैक्ट्स के साथ में कोट कर रहा हूं, मैं इनको हर लिंक का सोर्स दूंगा। पॉइंट नंबर 4, इनके मंत्री क्या कह रहे थे कर्नाटक के, अशोक जी आपको याद है, आपने भी इसको डिबेट करी थी। अरे किसानों की आत्महत्या इसीलिए होती है क्योंकि किसान जो है वो मुआवजे की बात करते हैं, ये है इनकी सोच। चलिए आपको लगता है कि कर्नाटक का एक अलग सरकार है, आजादी तेलंगाना जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना के अंदर बनी है, इन्होंने कहा था कि हम मुआवजा माफ कर देंगे। सच्चाई क्या है, 200 किसानों ने आत्महत्या 100 दिन के अंदर की अशोक जी। ये मैं सब मीडिया के अंदर रिपोर्ट है, एक भी चीज इनके जैसे झूठी बातें नहीं कर रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि भाई किसान जो है उसको जमीन दी जाएगी। सच्चाई क्या है, तेलंगाना के जिलों के अंदर जो सरकार है वो किसानों की जमीन हड़प रही है। वीरभद्र जिले के अंदर जाके देखिए। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की बात सुनेंगे। अभी सितंबर के महीने में अशोक जी किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ये रही आपकी रिपोर्ट, विच इज देयर, मैं आपको भेज दूंगा। अब मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं एमएसपी के ऊपर। नहीं, लेकिन मैं सुनिए एमएसपी पे आऊंगा, लेकिन जो 5 सेकंड लूंगा बस, 5 सेकंड। हर फसल के ऊपर अशोक जी मैं आपके आगे शो पे बता दूंगा, एमएसपी जितनी अभी है वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है। और एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इनकम, मतलब वो हाउसहोल्ड जो खेती के अंदर है, उनकी इनकम 2013-14 के अंदर 6,000 थी, अब बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये संसद की पीसी गोडगर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर 2023 के अंदर ये ऑलरेडी कहा गया है। तो मैं झूठ नहीं कह रहा, ये सिर्फ सरेआम शो पे झूठ बोले। इनको बताइए 40,000 केसेस का प्रूफ बता दीजिए। ओके, जल्दी से मैं प्रदीप से सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं हमसे सवाल पूछूंगा, पर बताइए चौधरी साबित मलिक, 40,000 कहां पर हुई है? 40,000 केस हरियाणा में बोला 40,000 आंदोलन चल रहा था, गांव-गांव, घर-घर मुकदमे लिखे गए थे। कहां पर? अभी भी पीसीआर भेजकर कहां पर हुए? प्रदीप जी के साथ भी मैंने बहुत सारी डिबेटें की है, इनको भी याद होगा। तब ये जो है पर्दे के पीछे थे, पर्दे पर आगे बीजेपी के। छोड़िए, मैं वापस से आपसे मेरे बड़े भाई पूछ रहा हूँ 40,000 केसेस का प्लीज सोर्स बता दो। आपने बोला हरियाणा में किसानों पे 40,000 FIR हुई, आप बहुत बड़े नेता है किसान यूनियन के, प्लीज आप बता दीजिए। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 278 केसेस में से 87 FIRs वापस ले ली थी 2022 के अंदर सर। तो आप मुझे बताइए 40,000 केसेस का प्लीज प्रूफ बता दीजिए। झूठ हर हरियाणा के हर गांव में रोका गया था। नहीं, आप मुझे प्रूफ बताओ, जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलो 10 केसेस, सुनिए मेरी बात, 15 केसेस का नाम बताइए। आप इतने बड़े किसान नेता है, ऐसे नहीं। आप हरियाणा के गांव-गांव में घूमते हैं, मुझे 10 केसेस का नाम बताइए। कैंसिल कर दिए जाएंगे। चौधरी साहब 10 केस का नाम बताइए ना, मैं भी तो संज्ञान में लूं। दूसरी तरफ देखिए, चौधरी सुनिए, ओके, चौधरी साबित मलिक सुनिए, चौधरी साबित मलिक जी सुनिए मेरा, मुझे देखिए, उन्होंने एक सवाल पूछा, जेन्युइन सवाल पूछा, मुझे लगता है उसका आपको जेन्युइनली आंसर देना चाहिए। वो कह रहे हैं वो 40,000 आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे 10 केसेस तो ऐसे बताइए जिसको लेकर हम भी देखेंगे कि कहाँ केसेस हुए, क्या। अब वो जेन्युइनली पूछ रहे हैं, आपको जरूर बताना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ जो 40,000 की आपकी लिस्ट है, अगर कोई लिस्ट हो तो दीजिए ना। सिर्फ सुनिए ना साबित मलिक जी, सुनिए
सुनिए मेरी बात, साबित मलिक जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, और सुनिए साबित मलिक जी सुनिए, साबित मलिक जी सुनिए मेरी बात। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अभी आपने ये तो 40,000 केसेस की बात हुई कि 40,000 केसेस जो डेटा आपके पास नहीं है। अभी मैंने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले बजरंग पूनिया ने एक ट्वीट किया, एक किसान का ट्वीट किया कि इसको जो है ये शंभू बॉर्डर पे था, इसको पुलिस ने मार दिया, एक और शहीद जवान। वो जो है हार्ट अटैक से उसकी मौत, उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो सब सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मेरा मानना यह है कि जेन्युइनली देखिए बात करना चाहिए, ये नहीं कि हम कहीं से भी। साबित मलिक जी सुनिए ना, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनिए, मैं अभी आपको पूरा मौका दूंगा। साबित मलिक जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जरा जेन्युइन बात किया करिए तो अच्छा लगेगा, ये नहीं कि हवाई बात ना करें। चलिए मैं एक बार फिर प्रदीप भंडारी में 1 मिनट रुकिए सर, रुकिए साबित मलिक जी, मैं रुकिए साबित मलिक जी, रुकिए 1 मिनट, साबित मलिक जी रुकिए 1 मिनट, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी मेरा एक सवाल आपसे है, आपने उनकी बात करी, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो अब चाहे हरियाणा को लेकर हो, चाहे हिमाचल को लेकर हो, चाहे तेलंगाना को लेकर, लेकिन आप लोगों ने भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। तो मेरा मूल सवाल है कि किसानों के साथ तो वादे ना वो लोग पूरे करते हैं ना आप लोग पूरे करते हैं, सब जगह छलावा ही होता है। मैं वही तो कह रहा था अशोक जी, उस डबल वादे की बात कर रहा था। एनएसएसओ का सर्वे अशोक जी, मैं चाहूंगा कि मेरे को बस 10 सेकंड का आप समय दे दीजिए ना। ये एनएसएसओ का सर्वे है। एनएसएसओ का सर्वे ये कहता है कि जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इनकम है 2012-13 में मंथली एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इनकम 6,426 रुपए थी। ये बढ़ के 2018-19 की बात कर रहा हूं 10,218 हो गई। अब 2023 के अंदर संसद की कमेटी बनी थी। इस संसद की कमेटी ने क्या कहा था? करके सुनिए, एक मिनट, बीच में कोई नहीं बोले प्लीज। देखिए गंभीर मुद्दा है, मैं सबको समझ दूंगा, बीच में ना बोले कोई। बीच में कोई बोलेगा तो मैं आवाज बंद करवा दूंगा। ये रही संसद की 2023 की गुडगर कमेटी की रिपोर्ट है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। दिस हैज हैपेंड व्हेन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 8,059, ये 2023 की बात कर रहा हूं मैं, to 10,218, that in the opinion of the committee is the praiseworthy and timely intervention by the government to double the farmers income। तो ये संसद की कमेटी ये बात कह रही है कि भाई दुगनी होने की तरफ सरकार ने जो कदम उठाए वो सही है। तो ये आप मैं नहीं कह रहा, संसद की कमेटी कह रही है। तो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड की इनकम तो 1.5 गुना बढ़ी है, ये डेटा है। और रुकिए साबित मलिक जी, मैं आऊँगा। मैं जो तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन जी के पास जा रहा हूँ। तहसीन जी, तो चुनाव को लेकर के किसानों की खूब बात हो रही है, और आज तो खड़गे जी जो है वो बाकायदा हल लेकर स्टेज पे चढ़े हुए थे। तो मैं आज ये सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जेन्युइनली अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का रिकॉर्ड देखे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, तो किसानों को लेकर मुझे तो लगता है कि सर वादे खूब होते हैं, लेकिन काम के नाम पर जो है जीरो है सब। अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला दोबारा से, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले हरियाणा में कुछ भी कर दीजिए, विपक्ष की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा 25 सीट क्रॉस नहीं कर रहा है। सर, मेरा ओके। और शायद सैनी साहब जो उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी, वो सेफेस्ट सीट से लड़ रहे, वहां पर भी उनको मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सैनी साहब हार गए, मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि प्रदीप भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, कह रहे थे किस पर केस हुआ, एक केस बता दीजिए। आपके सामने जो आपका भाई बैठा हुआ है तहसीन, 2021 अगस्त में मुझ पर केस हुआ जब मैंने ट्वीट किया उस घटिया एसडीएम में, बड़ी जिम्मेदारी से अपने शब्द नहीं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। उस घटिया एसडीएम जिसने ये आदेश दिया था कि किसानों का सर तोड़ा जाए, मैंने वो वीडियो ट्वीट किया था, मुझ पे केस हुआ था। फिर उनको ऑफ कोर्स विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन मुझ पे हुआ था, मैं भोगी हूं, मेरे ट्विटर पे हुआ था, ये सरकार ने की थी। वो डीएम ने फिर माफी मांगी 2021 अगस्त में, डेट में पता है एंड अगस्त की बात है, केस रजिस्टर किए थे इन लोगों ने। एसडीएम कहता है किसानों का सर तोड़ो। अशोक जी, सर तोड़ो, ये एसडीएम ने कहा था। बिल्कुल ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अच्छा किया आपने बोला, और ये भी अच्छा किया कि आपने इसका सामना किया। करनाल की बात है, करनाल के एसडीएम। अब हम आते कि जो किसान की डिमांड है, किसान की डिमांड थी एमएसपी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 24 फसलों पर, सैनी जी ने कहा 24 फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा, ठीक है। बजटरी प्रोविजन कहाँ है? बजटरी प्रोविजन कहाँ है? एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी से जब पूछा गया कहाँ है बजटरी प्रोविजन, उन्होंने कहा नहीं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछो। फाइनेंस सेक्रेटरी से जब पूछा गया बजटरी प्रोविजन क्या है, बोले वो तो हम देखेंगे, हम उसमें पैसे निकालेंगे। आपने बजटरी प्रोविजन क्या नहीं, आप 24 क्रॉप्स एमएसपी पे रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे लोगे जब बजटरी प्रोविजन नहीं है?
दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है इतना खराब है हरियाणा के अंदर, इतना खराब है। उदाहरण के तौर पे मस्टर्ड अगर आप पकड़ लो और किसका 8 क्विंटल का 1 एकड़ पे जो यील्ड होता है, 15 एकड़ हो तो मान लो 120 क्विंटल यील्ड है। सरकार का प्रोक्योरमेंट कितना है? 5-6 दिन लगता है प्रोक्योरमेंट को, यानी किसान 5-6 दिन परेशान होता है। कोई डिजिटलाइजेशन नहीं पंजाब और अन्य राज्यों की तरह। तो ये जो सरकार है पूरी तरह से फेल हो गई है। किसानों पर अग्निवीर स्कीम, किसानों को परेशान करना और किसानों पर लाठी चलाने के लिए सारे किसान, सारे हरियाणा की आवाम, सारे हरियाणा की युवा और महिला इनके खिलाफ है। ये 25 सीट क्रॉस नहीं कर रहे। एक बात मैं कहता हूं, उसके बाद प्रदीप जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी। सर, मैंने ये आज की जो डिबेट थी, क्योंकि खड़गे जी भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों की बात नहीं होती, राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों को तो टीवी पे दिखाया नहीं जाता। तो मैं तो आज किसानों की बात करने आया था और आपने सीधा चुनाव में जो है चुनाव की भविष्यवाणी कर दी। तो मुझे लगता है मैं चुनावी इंसान नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपकी अपनी भविष्यवाणी है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कई बार आप सही साबित हुए, कई बार आप जो है औंधे मुंह भी आपकी भविष्यवाणियां गिरी हैं। तो उसमें मैं नहीं चाहता कि चुनाव में जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा उससे इशू नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा शुरू में नहीं जुड़े, मैं फिर कह रहा हूं, जो वादे होते हैं ना किसानों के साथ, और फैक्ट चेक जो है सिर्फ हरियाणा की क्यों करना चाहिए, पूरे देश भर का करना चाहिए। और आपने प्रोक्योरमेंट की बात की, मेरी टीम अगर गुमनाम चढ़ूनी जी का एक मैं बाइट सुनवाना चाहता हूं। अब ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसलिए मुझे लगता है ऐसे मौके पर उनकी बाइट भी हमको सुननी चाहिए। अगर मेरी टीम गुरनाम चढ़ूनी, जो घोषित रूप से जो है साबित मलिक जी और तमाम किसान नेताओं के साथ आंदोलन कर रहे थे, उनकी मैं बाइट आपको सुनवाता हूं। उन्होंने क्या कहा? वो ये कह रहे हैं कि धान की जो हमारी जो खरीद हो रही है ना, वो जानबूझ के लेट की जा रही है। हुड्डा साहब जानबूझ के लेट करवा रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें। चढ़ूनी जी को सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, सुनिए जरा। जो मंडी का प्रधान था और जो सेंट्रल वालों का प्रधान था, पता लगा हुड्डा की स्टेज पे थे, और ये जानबूझ के जो है इसको डिले कर रहे हैं ताकि बीजेपी से सरकार, किसान दुखी हो जाएं और बीजेपी से दुखी होके वो कांग्रेस को वोट डाल दें। ये चाल है। ये कांग्रेस जब अब आपके साथ ऐसे कर रही है तो बढ़ने के बाद आपसे और बुरी तरह करेगी। तो साथियों, मेरा अनुरोध ये है कि आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो सुना आपने, गुरनाम सिंह चढ़ूनी घोषित रूप से सरकार के विरोधी हैं और 1 साल से ज्यादा समय तक जो किसान आंदोलन चलता रहा उसका नेतृत्व कर रहे थे सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों के। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो मंडी का जो प्रधान है वो हुड्डा साहब के साथ स्टेज पर बैठा है और वो जानबूझकर किसानों की फसल नहीं खरीद रहा, लेट करवा रहा है ताकि किसान जो है उनको लगे कि बीजेपी सरकार है और उसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे। तो अगर वोटों के लिए आप किसानों के साथ सरकार में आने से पहले ऐसा छलावा कर सकते हैं, तो फिर सोचिए कि सरकार बनाने के बाद आप क्या करेंगे। सरकार बन जाएगी, जैसा तहसीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, हुड्डा जी सीएम बन जाएंगे। लेकिन जो सरकार बाकायदा विपक्ष में रहकर चुनाव के बीच किसानों से इतना बड़ा छलावा कर रही है, आप कल्पना कीजिए कि जब वो सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। जो एक लाइन में इसका जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए। एक लाइन दे देगा, बोलिए तहसीन जी। मान लेते हैं वे सच कह रहे, 1 सेकंड डेविल्स एडवोकेट मान लेते हैं, मतलब क्यों? अरे वो तो आप ही के साथ हैं चढ़ूनी साहब, अभी साबित मलिक जी के साथ आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो मान लेते हैं क्या? मान लिए, उसके बाद बोलिए। 1 मिनट, नहीं मैं नहीं मानता। मैं अच्छा, आप नहीं मानते क्योंकि आपको 50 सीटें कांग्रेस को दिलानी है। 100%, 50 नहीं 55, इसलिए आप नहीं, 55, इसलिए आप नहीं मान रहे। चलिए ठीक है, आप नहीं मान रहे इसलिए क्योंकि आपको कांग्रेस को 55 सीटें दिलानी है। चलिए 55 सीटें, नो इफ नो बट। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, मान लेते हो सच कह रहे, तो प्रदेश के मुखिया कौन है? वो क्या कर रहे हैं? इतना छल कपट हो रहा है, हुड्डा साहब इतने पावरफुल है कि छल कपट कर रहे हैं और मुखिया कुछ कर ही नहीं पा रहा। इससे तो अच्छा इस मुखिया को निकालो। हाँ? अशोक जी, कसम खाता हूं, अगर मैं मुखिया होता ना, ऐसे में कानून लगाता, किस तरह का विपक्ष कांड नहीं कर पाएगा। तहसीन जी, आप तो यार, तहसीन जी आप लॉयर हो यार, आप लॉयर हो, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो, आपको इतना नहीं पता कि इस वक्त मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। ये मुझे आपको बताना पड़ रहा है, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है सर, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है, मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि सरकार जो है इस वक्त कोई काम नहीं करती है।
मुझे हैरानी हो रही है इस बात की। और सरकार को जो काम करना है सुनिए कर ना लेती है। अभी, जिनको और सुनिए जेल तो से बाहर सही, और निकालना है, सुनिए उनको तो भी निकाल देती सही, है। और सुनिए तो सही, जब आप घोषित रूप से कह रहे हैं 55 सीटें आ रही हैं, और वो जो प्रधान बैठा था उसको लगता है 55 सीटें आ रही हैं, पूरे हरियाणा को लगता है आप लोगों ने माहौल बना दिया है, तो बेचारे किस अधिकारी की हिम्मत है कि वो कुछ गलत होते रोक लेगा? उनको पता है अब तो हुड्डा जी आ रहे हैं, हुड्डा जी के लिए घंटी बजानी है, इसीलिए पर वो छोड़िए, वो छोड़िए मेरे लिए फिर इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं फिर कह रहा हूं, चढ़ूनी जो कह रहे थे वो मान लीजिए नहीं, वो सही कह रहे थे कि हुड्डा जी जो है इस वक्त सरकार में, क्योंकि अभी सरकार नहीं है इसलिए वो पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किसानों के साथ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये चढ़ूनी अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, तहसीन जी बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इन कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं। मैंने 40,000 इनके जो मित्र हैं जो कांग्रेस के किसान नेता हैं, उन्होंने कहा 40,000 केसेस हरियाणा में किसानों पे हुए हैं, एक नहीं बता पाए नाम। तहसीन जी किसान नहीं है, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, मैं अगर किसी भी डीएम ने इनके ऊपर हमला करा है मैं उसका कंप्लीटली खंडन करता हूं, पर हम बात कर रहे हैं किसानों के केसेस की। अब मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं अशोक जी, 29,000 करोड़ रुपए था एग्रीकल्चरल बजट जब तहसीन जी की सरकार थी, अब ये बढ़ के 1,27,000 करोड़ हो चुका है। तो आप इससे इंटेंट में फर्क देख सकते हैं। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा मैं अशोक जी, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, तहसीन भाई शैलजा जी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी शैलजा जी का नहीं, आप भी शैलजा जी का नाम नहीं ले रहे कि कांग्रेस की सरकार होगी हुड्डा जी की। मतलब एक दलित नेत्री, एक गरीब परिवार से आई बेटी, उसका किस तरीके से देखिए आप तहसीन जी मजाक बना रहे, हंस रहे हैं, तहसीन जी हंस रहे हैं दलित नेत्री का नाम सुनकर। मतलब मैं अचंभित हूं कि तहसीन भाई आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, तो एक दलित का आप इस तरीके से अपमान करेंगे, ये भी आज आप शो पे देख चुके हैं। तो मैं अशोक भाई, मैं तो सिर्फ सत्य की बात करता हूं, तथ्य की बात करता हूं। हम इनके जैसे नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बोला कि प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे, मैं बता रहा हूं हम स्टेट फाइनेंसेस का ख्याल रखेंगे तहसीन भाई। हिमाचल प्रदेश जैसी स्थिति नहीं लेके आएंगे कि मुख्यमंत्री को पैसे देने के लिए नहीं थे आपकी सरकार के पास, या चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने की स्थिति नहीं आएगी ऐसी, सिर्फ वो कांग्रेस की सरकार में आएगी। तो आप बजट की टेंशन मत लो तहसीन भाई, भाजपा की सरकार है, आप निश्चिंत रह जाओ, ये मैं कह रहा हूं। पर दलित का अपमान मत करो, आपकी पार्टी की दलित भी है तो उसका प्लीज अपमान मत करो, हद हो गई। उन्होंने आज वीडियो देखा अशोक जी का, कब बात हुई थी भूपेंद्र हुड्डा से, उनको याद ही नहीं है। तहसीन जी इतना अपमान, क्योंकि वो बड़े परिवार से नहीं आती, इतना अपमान। सुनिए ठीक है, इसमें थोड़ा इसको मैं किसानों के विषय पर फिर आता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी मेरे साथ हैं, भारतीय कृषक समाज के। कृष्णवीर चौधरी जी, आपने ये पूरी डिबेट जो किसानों को लेकर हम कर रहे हैं आपने सुना, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा कृषि में जो है कई चीज़ों में नंबर 1 है, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए वहाँ पर क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट है? शंभू बॉर्डर खुल जाए और आंदोलनकारी जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, या फिर किसानों के लिए कुछ और मुद्दे जो है वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने जितना सुना, और जैसा अभी साबित मलिक जी भी कह रहे थे, मुझे लगता है कि पूरी तरह से आंदोलन जो है, आंदोलन उनको लगता है आंदोलन खुल जाए, एक बार फिर किसान आ जाए दिल्ली तक, उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मुद्दा। बाकी उन्होंने एमएसपी की जरूर एक बात की कि उन्होंने कहा 14 फसलों को दी जा रही है, तो मुझे लगता है 14 फसलों को दी जा रही है, 24 को देने की बात है, उसको भी इंपॉर्टेंट एक विषय जरूर मानना चाहिए। अशोक जी, एमएसपी पर जितनी खरीद पंजाब और हरियाणा में होती है पूरे देश में, उससे ज्यादा कहीं खरीद नहीं होती। सारा धान और सारा गेहूं की जो खरीद है। आवाज जरा कृष्णवीर जी की आवाज जरा बढ़ाइए, उनका वॉल्यूम थोड़ा कम है जी, बोलिए। दो प्रदेश ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा, जहां पर एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद की जाती है, धान की भी और गेहूं की जी। परिस्थितियां ये हैं कि जितना उत्पादन होता है और उसमें जो खपत होती है प्रदेश में, उससे भी ज्यादा खरीद होती है पंजाब की स्थिति, हरियाणा की स्थिति भी है। ये पता होगा सवित मलिक को कि जब राजस्थान में कांग्रेस की पिछला सरकार थी तो बाजरे को किसान जो है हरियाणा में लाके बेचने ला रहे थे, इसलिए कि हरियाणा की सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही थी, तो राजस्थान के किसानों को अपनी परेशानी का समाधान वहां नहीं कर पा रहे थे। वहां के अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे वहां, तो वो यहाँ लेके आ रहे थे बाजरे को खरीद के लिए। ये चीजें सच्चाई है। एक बात मैं जरूर कहूंगा अशोक जी, बड़े पूंजीपतियों का बहुत बार बार नाम लिया जा रहा है राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा। मैं उनसे पूछता हूं
कि गुड़गांव के पास जब 12 गांव की जो जमीन को एक्वायर करके और जब अंबानी ग्रुप को दिया गया था और जब लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें मैं भी गया था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी गए थे और एक ही मंच पर हम थे। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हुड्डा जी की सरकार ने जो अत्याचार किए थे जमीन के लिए, वो भूला नहीं जा सकता, ये सच्चाई है। और ये भी नहीं भूला जा सकता कि जब किसानों के साथ नुकसान फसलों का हुआ तो कितने रुपए के चेक किसानों को बांटे गए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि राजनीतिक दलों के इशारों पे नाचने के लिए किसानों के नाम पर जो धंधेबाजी अब कर रहे हैं लोग, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसानों के हक में तो नहीं कहा जा सकता। सही बात कहिए, आप ये बताइए, क्या कर्नाटक के किसानों का कर्जा माफ कर दिया? क्या हिमाचल के किसानों की दुर्गति जो हुई है हिमाचल में वो आज ठीक हो गई? क्या किसानों ने आत्महत्याएं बंद हो गई कर्नाटक के अंदर? लेकिन नहीं, वहां बात नहीं करेंगे। क्या तेलंगाना के अंदर जो करना था वायदे किए पूरे हो गए? ये सिर्फ ढकोसला और ढोंग है, ये चुनावी वायदे। एक बात बताइए, जब आप कर्नाटक में हम ये कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां दूसरी सरकार है, वो क्यों नहीं कानूनी मुद्दा ले आते एमएसपी पर? उनके किसने हाथ रोक रखे हैं? प्रदेश का विषय है कृषि, क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि नहीं, ये केंद्र का काम है। जब केंद्र का काम है तब आपने कैसे अब झूठ बोल दिया हरियाणा के चुनाव के अंदर मंच पे खड़े होकर कि कांग्रेस की सरकार आएगी? उससे पहले तो हरियाणा की सरकार अपना अप्रूवल करके, और वो कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार जो एमएसपी पर पूरा खरीद करेगी। ये कानूनी बात, दाव पेच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत की बात कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि आज किसानों के नाम पर राजनीति ज्यादा हो रही है। ईमानदारी के साथ उनके बारे में बात करने के लिए किसान नेता भी तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। पार्टियों के प्रवक्ता बन गए हैं, नाम किसान का है और ये काम पार्टी के प्रवक्ता है। हकीकत ये है कि पार्टियों के लिए काम करते हैं, खुल के काम करते हैं। मेरा कहना ये है, फिर आप पार्टियों के प्रवक्ता के रूप में ही मेरे मित्रों बात करनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि बहुत हो लिया किसानों के नाम पे धोखाधड़ी। और जो केसेस की बात है, मैं पूछता हूं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के सामने एक बात कह रहा हूं और साबित मलिक कह रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्या की। किसी को शर्म नहीं आई? चर्चाएं नहीं? हमने उस समय भी कही, हमने कहा कि ये देश के किसानों के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। इस सरकार ने, अगर एक मिनट अशोक जी, A2 + FL + 50% जो देने की बात थी वो इस सरकार ने शुरू की है। लेकिन मेरा ये मानना है निजी रूप में कि बाजार खोलना चाहिए था, मंडी की मोनोपोली तोड़नी चाहिए थी, लेकिन हमारे मित्रों ने नहीं होने दिया। और अगर आप मोनोपोली तोड़ेंगे बाजार के ऊपर, क्यों हम ये लागू नहीं कर सकते एमएसपी से कम पर पूरे देश के बाजार में कोई खरीदी नहीं होगी? ठीक है, शर्तों के साथ बाजार खोलने की ठीक है। लेकिन नहीं करने दिया, क्योंकि ये मंडी की वकालत भी करते हैं और मंडी के खिलाफ भी बोलते हैं। दो चीजें एक साथ नहीं होती। चौधरी साबित मलिक, और एक बात और बताता हूँ। जी मैं आता हूँ, रुकिए। की जो हड़ताल कराई है, ये किसने कराई है? अभी क्यों धान की खरीदी में डिले करवाया गया है? चढ़ूनी गलत नहीं कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने एक सच्चाई की बात की है। और मिलर्स की हड़ताल इन्होंने मिलकर कराई, इसलिए धान की खरीद में। ठीक है। चौधरी साबित मलिक, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन एक सवाल है, मैं छोड़ दीजिए यूपीए सरकार में क्या हुआ था, मैं तो वो पुरानी बात हो गई ना। चलिए, यूपीए सरकार में जो हुआ था लोगों ने उसकी सजा दी, यही तर्क दिया जाता है। मैं तो आज पूछ रहा हूँ सर, एक मिनट सर, कृष्णवीर जी रुकिए, कृष्णवीर जी रुकिए। चौधरी साबित मलिक, मैं तो आज कह रहा हूं, मैं बार-बार आप लोगों से पूछता हूं, मैं बार-बार कहता हूं। अभी देखिए, मैंने उस बार-बार जब जितनी बार आप आए, मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोग किसानों की बात करते हैं। आप एक बार तो कर्नाटक जाइए, 1200 किसान वहां आत्महत्या कर चुके हैं। आप लोग किसानों की बात करते हैं, आप लोग शंभू बॉर्डर पे जरूर जमा होंगे, लेकिन एक बार भी आप कर्नाटक नहीं जाएंगे जहां 1200। और अब तो कर्नाटक के साथ साथ आप लोगों को तेलंगाना भी जाना चाहिए। प्रदीप जी ने जो डेटा दिया वो मेरे पास भी है, 200 किसान वहां अब तक आत्महत्या कर चुके 100 दिन में, यानी रोज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं तेलंगाना में। तो आप लोगों को शंभू बॉर्डर के किसानों को दिल्ली लाने की चिंता है, लेकिन जो आत्महत्या कर रहे हैं कभी उनकी तो चिंता किया करिए। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक भी FIR नहीं हुई।
मैं पूछना चाहता हूँ, चढ़ूनी जी को 3 दिन थाने में रखा गया था, क्या वो रिश्तेदार थे, वो हलवा वलवा खिलाने ले गए थे क्या? और फिर माफी मांग के उनको छोड़ा था। कर लीजिए, मैंने बोला FIR हुई नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं, एक भी FIR नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि 40,000, आप बताइए, आप साबित कीजिए। 1-2 तो हुई, उन्होंने कहा हाँ हुई है। 278 केसेस में से 87 FIR वापस ले लिए। इनने 40,000 केसेस बोला है, क्या बात कर रहे हैं? अरे हर गांव में हुए हैं, आपको आंकड़ा दे देंगे हम। अशोक जी को भी दिया है पहला। वो डेटा कहीं से तो आप लाएंगे ना, वो डेटा तो देना चाहिए ना। छोड़िए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, सुनिए सर, वो डेटा आप लाइए, मैं उस पर दोबारा डिबेट करूंगा। आप छोड़ दीजिए ना उस विषय को। मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना साबित मलिक जी, मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना कि कर्नाटक में आप लोग क्या इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है और आप लोगों को कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए आप कर्नाटक नहीं जाते जहां 1200 किसान आत्महत्या करते हैं। इसलिए आप जो है, इसलिए आप अभी तक जो है तेलंगाना नहीं गए जहां हर रोज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे की बात करते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप तो किसान नेता है सर, इनकी उनकी छोड़िए ना। साबित मलिक जी, इनकी उनकी छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। साबित मलिक जी सुनिए, साबित मलिक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनकी उनकी छोड़िए, ये बताइए आप लोग कब जो किसान आत्महत्या, आप तो किसान नेता है ना, अपना घर को देख लो, अरे आप राजनीति तो देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। अरे आप अपनी बात कीजिए ना, वो तो ठीक है, उनको तो आप गाली देते हो। आंकड़े बंद कर दिए। अरे साबित मलिक जी, उनको तो आप लोग गाली देते हो, आप अपनी बात तो करो, मुझे अपनी बात बताओ ना। केंद्र की पॉलिसी है, केंद्र को देखना चाहिए। अगर वो अच्छा गलत कर रही है, ओके, चलिए ठीक है, चलिए मैं अगर वो गलत कर रही है उसको बर्खास्त कर दें, लेकिन अपने घर में तो बताएं कि क्या हो रहा है। हरियाणा की बताए, उत्तर प्रदेश की बताए, गन्ने का भुगतान कहते कहते किसान वर्ग आज भी आंदोलन हमारे यहाँ शामली में लगातार हो गया सर, हो गया। मतलब आपका सुनिए, आप 1 मिनट आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। साबित मलिक जी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां देखा जाए, सिर्फ जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां देखेंगे साबित मलिक। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आ गई वहां किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो साबित मलिक जी और किसान नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपना घर देखे। बाकी जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां साबित मलिक और ऐसे किसान नेता झांकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो साठगांठ है ना, वो किसान आंदोलन जो वो साठगांठ तो कांग्रेस के साथ ही करके कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको 2 चीजें दिखाता हूं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा आज का जो विषय था ना वो ये था कि भाई किसानों से जो वादे किए जाते हैं चुनाव में वो सिर्फ हवाई होते हैं क्या, मैं ये बात कर रहा हूं। अब मैं आपको 2 चीजें, मैं इस पर डिबेट भी आगे करूंगा, 2 चीजें आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी जी अभी जो है कश्मीर गए तो उन्होंने सेब की बात करी कि सेब किसानों को कहा कि अच्छा फसल दिलाएंगे, दाम दिलवाएंगे। अब अगर केंद्र के अधीन है तो राहुल जी ऐसा वादा क्यों करते हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं। और सवाल है कि उन्होंने हिमाचल में क्या किया। हिमाचल में किसान इस वक्त जो है अपना सेब जो है वो फेंक रहे हैं, 4 रुपए किलो जो है किसान अपना सेब बेच रहा है, 4 रुपए किलो। सोचिए किसानों की क्या स्थिति हो रही है, जरा किसान ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो मुझे तकलीफ इससे है, 72 रुपए वो कश्मीर में वादा कर रहे हैं कि मैं आपको रेट दिलवाऊंगा, लेकिन हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां प्रियंका जी ने वादा किया था कि आपको आपकी फसल का जो आप कहेंगे वो दाम मिलेगा, वहां 4 रुपए किलो मिल रहा है, इसलिए किसान जो है अपनी फसल फेंक रहे हैं। अब मैं आपको तेलंगाना का भी दिखा देता हूं। तेलंगाना में भी वादा किया था, लेकिन तेलंगाना में अब किसान क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, डरिए मत, ये काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। तो दरअसल ऊपर की तस्वीर है जब चुनाव के समय राहुल गांधी लोन माफी का वादा कर रहे थे, नीचे की तस्वीर है कि जो किसान अपने लोन माफी को लेकर के डिमांड कर रहे हैं
उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भैया चुनाव के समय कुछ कह दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद ना वो वादे पूरे होते हैं, बल्कि जो वादे पूरे करने की बात करता है उसे जेलों में धकेल दिया जाता है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए आज हरियाणा चुनाव के संदर्भ में? मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा का चुनावी घमासान, जय जय किसान। क्योंकि किसानों को लेकर तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं उसको लेकर जो है रियलिटी चेक तो ज़रूर होना चाहिए। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के हैं, चौधरी साबित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के। हाँ तहसीन, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तहसीन जी, सवाल तो ये उठता है ना कि नए नए वादे, हर चुनाव आता है तो नए नए वादे होते हैं, कई बार वही रिपीट पुराने वादे होते हैं, लेकिन कोई ये फैक्ट चेक नहीं करता, कोई रियलिटी चेक नहीं करता कि पिछली बार जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। बिल्कुल सही। उदाहरण के तौर पे आप ही की बात को आगे ले जाता हूँ। PM आशा स्कीम, जिसके तहत जैसे प्रदीप भाई कह रहे थे किसानों की आयु जो है दोगुनी करनी चाहिए, इसका वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो प्रदीप भाई अभी डिस्कस कर रहे थे उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता, दर्शकों के सामने 1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये स्कीम चालू होती 2018-2019 में। 2019 में क्या था? चुनाव थे। हाँ, कितना बजट है? 15,000 करोड़। कितना खर्च होता 2019 फरवरी मार्च में? 4,300 करोड़, 4,700 करोड़, माफी चाहता हूं। फिर चुनाव जीत जाते मोदी जी। 2019 मई से लेके 2020 अप्रैल तक कितना बजट हो जाता? 15,000 करोड़ का बजट हो जाता है, 1,500 करोड़। कितना खर्च होता? 300 करोड़। 2021-2022 हैरान हो गए, कितना खर्च होता है? जितने प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शून्य। PM आशा स्कीम में शून्य। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कोट करता हूं, 2023 में शून्य। 2024 में क्या रहे? चुनाव। कितना हो गया बजट दोबारा से? 2,200 करोड़। कितना खर्च होता? 1,700 करोड़। यानी चुनाव पर चुनाव में आप पैसे दो और चुनाव के बीच में 4 साल आप सो जाओ और फिर आके कहो आपने तो आयु डबल किया है।
ये जुमला नहीं चलेगा। हरियाणा की आवाम, हरियाणा के किसान, हरियाणा के की जनता जानती है कि भाजपा मतलब बड़ी झूठी पार्टी, ये सिर्फ झूठ बोलेगी और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, आपका ये बड़ा वैलिड सवाल है और इसलिए मैं इनसे पूछूंगा ये जुमला क्यों चलेगा, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद प्रदीप जी आपके बात का जवाब देंगे। तो ये जुमला बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्या ये जुमला चलेगा कि हिमाचल, कर्नाटक, ये कश्मीर में 72 रुपये दिलवाएंगे और हिमाचल में जहां आपकी सरकार बन गई वहां 4 रुपये किलो दाम मिलेगा तो किसान अपनी फसल फेंकेंगे? ये जुमला चलना चाहिए क्या? नहीं, जो भी प्रोक्योरमेंट होगा ठीक वही प्रोक्योरमेंट होगा जो हाईएस्ट रेट पे और सरकार की तय करी एमएसपी के ऊपर ही होगा, उससे नीचे बिल्कुल। हिमाचल में कहां हो रहा है? हिमाचल में बिल्कुल हो रहा है। कहां हो रहा है? 4 रुपए मैंने आपको दिखाया, किसान अपनी सेब फेंक रहे हैं। जो सेब हम दिल्ली में बैठ करके 150-150 रुपए किलो खरीदते हैं, वहां उनको 4 रुपए मिल रहे हैं, वो किसान अपने फेंक रहे हैं। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कम से कम वहां तो जिम्मेदारी निभा लीजिए ना। एमएसपी फलों पे नहीं मिलती, सिर्फ कांग्रेस अरे तो ये तो प्रियंका दीदी का वादा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एमएसपी फलों। मैं एक सेकंड में इसका जवाब दूं। हाँ, केवल एक ही राज्य में एमएसपी फलों पे मिलता है जो कांग्रेस ने लाया था, केरल के अंदर। और हिमाचल, नहीं सुनिए, और हिमाचल में वो ला रही है कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूं, ला रही है, छोड़िए ना। प्रियंका दीदी का वादा है, सुनिए ना, प्रियंका दीदी का वादा था कि आपको जो आप दाम चाहोगे आपकी वो उस दाम पे खरीदोगी, और वो चुनाव में वादा था। और आज तो वहां सरकार बने हुए कितना समय हो गया, वहां अब वो लाएगी करने से तो जुमला हो जाएगा ना कि चुनाव का था तो बोल दिया। इसीलिए कांग्रेस के लिए एमएसपी फलों पर भी और सब्जी पर भी होनी चाहिए, जैसे केरल में कांग्रेस। अरे तो जहां सरकार है वहां तो करवा दीजिए साहब, जहां वादा किया था। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो अब सेंटर की, अब यहाँ पे सेंटर, अब यहाँ पे सेंटर आ गया, अब यहाँ पे सेंटर। तो फिर उनको फिर राहुल जी को सुनिए ना, फिर राहुल जी को ये बता देते कि वहां पर जो फिर मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सेंटर करेगी ना, तो फिर वो कश्मीर में वो वादा जो कर रहे हैं उनको बता दीजिए, उनको ज्ञान दे दीजिए कि कश्मीर में वादा ना करें। 9,000 करोड़ पे बैठी हुई है, मेरे 9,000 करोड़ पे बैठी हुई, दे दे। अरे तो आप वहां जाके वादा मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं। अब 9,000 करोड़ पे बैठे हैं, फिर 10,000 करोड़ पे बैठे हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि पूरा ओल्ड पेंशन पे आप चले जाएंगे। मुझे इधर उधर नहीं जाना है। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए आप। ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है सर, ये छोड़िए ना, वो मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता कि जहां लोगों को पेंशन की बजाय सैलरी तक नहीं मिल रही है और वहां आप उसकी बात करेंगे तो वहां किसानों को दाम दिलवा दीजिए, वो गनीमत होगी। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। पेंशन स्कीम का सैलरी से कोई लेना अरे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि तहसीन भाई अगर बता दें कि जलेबियां कब से फैक्ट्री में बनना शुरू हुई है, उसी के बाद में इनके वादे समझ में आ जाएंगे। आप दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। मेरे को तो समझ में आता था, हम तो इंदौर से आते हैं, हम तो बड़ी अच्छी जलेबी खाते हैं, हम तो हलवाई के वहाँ जलेबी बनती है और जलेबी खाती है, जलेबियां फैक्ट्रियों में बना रहे हैं। वाह तहसीन जी, वाह। तो ये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तहसीन जी आप वो प्लांट खोले, फैक्ट्रियां खोले तो हमें ही भिजवा दीजिएगा। वैसे जलेबी का एक सीधा सा नियम है, जलेबी जब गरम गरम उतरती है कड़क कड़क तभी खाई जाती है। फैक्ट्री से करके डब्बे में बंद होकर जलेबी कोई नहीं खाता। अगर आधे घंटे में भी अगर मैं बंगाली मार्केट से मंगाऊंगा आधे घंटे बाद भी तो कोई नहीं खाएगा। तो इसीलिए जलेबी की फैक्ट्री होती नहीं है सर। अगर आप सुनिए ना, अगर आप वहां पे कोई फैक्ट्री लगाएं जलेबी की तो एक डब्बा हमें भिजवा दीजिए जी। मेरे जवाब बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे आपके शो पे। चलिए, अब तहसीन भाई ने बोला कि ऑन दी एग्रीकल्चर स्पेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रहा डेटा तहसीन भाई। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर को 2020-21 में 1,34,400 करोड़, जी हाँ, ये एलोकेशन था। 32% इंक्रीज रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2019-20। अब आप नीचे आते हैं, जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर ने बात करी थी स्पेंड पे, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर कहता है कि जो स्पेंड हुआ करता था, मैं पढ़ूंगा, the lowest it has been in the era from 2011 onwards. In 2019-20, the ministry had estimated a 21% cut in expenditure because the budget had gone to PM Kisan, 20,630 crore.
तो ये क्या कहने की कोशिश करे कि एक स्कीम से गए दूसरी, भाई किसान पीएम किसान तो किसान की स्कीम है जो किसान के अंदर ही जारी है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेंड जो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। तो ये डेटा यहाँ का फैक्ट है। तो डेटा के जुमले के अंदर ये ना कहिए तहसीन जी कि किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। पर मैं सीरियसली अशोक जी आज मैं निवेदन हाथ जोड़ के मेरे मित्र, मेरे परम मित्र तहसीन भाई से करूंगा, ये सब होगी, मुझे वो जलेबी खिला दीजिए तहसीन जी, मैं आपके सब वादे मांग लूंगा जिस दिन मुझे फैक्ट्री वाली जलेबी हो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्दी से साबित मलिक जी और कृष्णवीर जी के पास आऊंगा छोटे छोटे कमेंट के लिए इस ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं 30-30 सेकंड साबित मलिक जी, 30 सेकंड कृष्णवीर चौधरी जी को। मैं फिर कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, मैं साबित मलिक जी आपसे और कृष्णवीर जी से एक ही सवाल पूछूंगा। किसानों के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या चीज़ हैं जिनको लेकर के इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों को गौर करना चाहिए? चुनाव आए ना जाए वो अलग बात है। देखो अशोक जी, किसान के इतने कृषि यंत्र है, दवाइयां हैं, बीज हैं, खाद है, उन पर एक तो GST की माफ करना चाहिए, अच्छे बीज उपलब्ध कराना चाहिए और किसान को डीजल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज की तेल में अगर चाहे कंपनियां 15 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल पर बचा रही है, अगर क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, उसका भारत की जनता को लाभ मिलना चाहिए, किसान को भी उसका लाभ मिलेगा, तो कम से कम किसान को लाभ होगा। और हम ये चाहते हैं कि आप सत्ता पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, किसान से जो भी पार्टी वादे करे उनके पूरे करे। ये ना हो कि विपक्ष में रहते हुए वादे किए और जब सत्ता में आप आ जाओ तो तब उद्योगपति के मित्र बन जाओ और किसान को उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कोई भी पार्टी ना करे। और मैं चुनाव आयोग से भी ये निवेदन करूंगा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां ये वादे करती है, चुनाव आयोग भी इस पर लगाम लगाए कि कोई झूठे वादे ना करे। अगर कोई वादा करता है तो उसका पूरा कृष्णवीर जी, ओके कृष्णवीर जी 30 सेकंड। राजनीतिक दलों के झूठे वायदों से ही किसानों का शोषण हुआ है। कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए योजनाओं को अमल में लाने के लिए ही काम करना होगा और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। ये 72 रुपए किलो का सेव पर नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। किसान हर जगह मर रहा है। जलेबी से 50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, पता नहीं कहाँ ये मिल जाएगा कंपनी में। मेरा कहना यह है कि किसानों को बाजार मिलना चाहिए, उनके उत्पाद का
लागत मूल्य और उनके परिवार के लिए लाभकारी मूल्य कैसे मिले, इस पर जब तक काम नहीं करेंगी सरकार तब तक कोई भला होने वाला नहीं है। चलिए, सभी सरकारों को मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टियां वादे कर रही हैं उनको पूरा करने का भी मतलब उनके पास कोई रोड मैप होना चाहिए। सिर्फ वादे ना करिए बल्कि उनको पूरा भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। मेरा सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हम किसानों पे बात करें। जय जवान जय किसान। इसी के साथ फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।